हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। बच्चों, आपको पता है कि 27 फरवरी 2024 से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 11th की एग्जाम होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल सेट पेपर को भी रिलीज कर दिया है। आपने मॉडल सेट पेपर को जरूर से डाउनलोड कर लिया होगा। आपने कुछ क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आइए आज हमारे साथ मिल करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा रिलीज की गई मॉडल सेट पेपर को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ऊपर वाला कभी मुसीबत नहीं देता है। ऊपर वाला कभी मुसीबत नहीं देता है, वो बस आपको एक मौका देता है आपको अपनी ताकत और काबिलियत दिखाने का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का मॉडल सेट पेपर का पहला और अच्छा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉडल सेट पेपर के अंदर रखा गया है वो है आपके पास हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। तो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ कुछ सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट रूल है, उस रूल को जरा देखें हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने रखा है कि 42.3, ये सारे के सारे नॉन जीरो वैल्यूज हैं। इनमें जितने भी वैल्यूज आप यूज कर रहे हो ना, वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक। अगला रूल कह रहा है कि ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपेयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर मान लो कोई जीरो दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आ जाता है, जैसे 5 और 3 के बीच में आपके पास जीरो आ गया, तो यहां पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आप सिंपल उसके नंबर को काउंट कर लो, 1, 2 एंड 3। तो इस वाले केस में आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा। ठीक है। फिर अगला रूल कहता है कि द जीरो प्लेस्ड बिफोर द डेसिमल और नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मान लो कोई जीरो है जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है या कोई नंबर से पहले लिखा हुआ है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। ये हमारा सिग्निफिकेंट रूल का तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इफ अ नन एंड्स इन जीरो, इफ अ नो एंड्स इन जीरो बट दिस जीरो आर नॉट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दिस जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई जीरो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, मतलब कोई नन जीरो वैल्यूज के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जैसे 11400, अगर इस वाले केस में देखें तो ये नन जीरो वाला वैल्यू है, उसके बाद जीरो रखा गया है ना। तो बेसिकली आपका ये जो जीरो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। ठीक। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग क्वेश्चन को नोटिस करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो अगर आप देखो तो कुछ नन जीरो वैल्यूज के बाद राइट साइड में जीरो रखा गया है, तो ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल जाएंगे, 1, 2 एंड 3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3 एंड COOH। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं बाबू द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम, द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम, atom of a molecule called as empirical formula, empirical formula। ठीक, ये मैंने क्या लिखा है इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया था, आपके पास जो एक्चुअल फॉर्मूला था दैट इज CH3COOH, यही दिया गया था, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं निकाल दूं, सिंपलेस्ट कैसे निकालोगे जरा देखो तो। हमारे पास कार्बन कितना दिया गया, 2, तो इसको मैं C2 लिख लेता हूं जरा। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 4 है, तो मैं इसको H4 लिख लेता हूं। ऑक्सीजन कितना है, तो आपके पास O2 है, तो
अगर मैं इसका सिंपल फॉर्म लिखूं तो 2 से ये 2 कट जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या मिलेगा 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कार्बन का 1 यूनिट, हाइड्रोजन का 2 यूनिट और ऑक्सीजन का 1 यूनिट। यानी इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा या सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो कितना होगा, CH2O होगा। तो देखो क्या ये वाला चीज आपके ऑप्शन पे अवेलेबल है, तो CH2O ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। समझ रहे हो बात को ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम जो होते हैं किसी भी कंपाउंड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ you have 300 ml of 1.5 molar NaCl solution, how many ml of 4.5 molar NaCl can you make? हिंदी में कह रहा है यदि आपके पास 1.5 मोलर NaCl का 300 ml सॉल्यूशन है तो आप 4.5 मोलर NaCl में कितना ml बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मोलारिटी क्या होता है ना। मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी सिंपल बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in 1 liter of the solution। 1 liter of the solution, that means मोलारिटी को अगर कैपिटल M माने हम लोग और मोल को मैं Na लिखूं तो Na बाई क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम इन लीटर लिखा जा सकता है। ठीक ना। अब अगर मान लो मैं किसी कारण से इस मोल को कांस्टेंट बना दिया, क्या बना दिया, कांस्टेंट बना दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब जरा एक बात को समझना, मान लेते हैं बेटा कि ये हमारे पास एक है सॉल्यूशन नंबर 1 और ये यहां से हमने इसको मूव कर दिया सॉल्यूशन नंबर 2 तक, है ना। तो इस वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो M2 और V2 लिख सकते हैं। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, M1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, तो M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो तो अगर राइट वाला पार्ट कांस्टेंट है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मींस M1 V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 V2 लिख सकते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर लूं, अब जरा देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगर कह रहा है कि इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, अब सपोज कर लो कि हमारे पास NaCl का एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन थे कितना, दिया गया था 1.5 मोलर और वॉल्यूम दिया गया था V1 कितना बाबू, तो 300 ml दिया गया था। अब कह रहा था कि अगर हम लोग मोलारिटी 4.5 मोलर तक पहुंचा दे, मोलारिटी हम लोग कितना तक पहुंचा दे, अभी भी सॉल्यूशन कौन सा है, NaCl ही है, बस मोलारिटी हमें कहां तक पहुंचा देना है, तो 4.5 मोलर तक पहुंचा देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वॉल्यूम कितना होगा, ये आप बता दीजिए हमें। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 300 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4.5 इंटू क्या होगा, V2 हो जाएगा। इससे कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, इससे कितना टाइम में जाएगा, 100 टाइम में। तो V2 बराबर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा। यानी कि अगर मोलारिटी 1.5 मोलर से उठा करके 4.5 मोलर तक फिक्स करवा देते हैं तो वैसे सिचुएशन में सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको कहां तक लेके चलनी होगी, 100 ml तक पहुंचा के चलनी होगी। तब देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से किसके पास एटम की संख्या सबसे ज्यादा है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मोल बराबर, हम लोग एक चीज जानते हैं कि मोल किसके बराबर होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जहां पर n क्या है बाबू, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। और Na क्या है आपके पास, तो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर। अगर इन दोनों को हम लोग समझ करके चले तो लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होगा, दैट इज W अपॉन M इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो N अपॉन Na लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करूं, क्योंकि मॉलिक्यूल जब तक नहीं निकलेगा आप एटम तक नहीं पहुंच सकते। मॉलिक्यूल कब बनता है, जब एटम को हम लोग मिला देते हैं तब जाके मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर हमें किसी तरह से मॉलिक्यूल मिल जाए तो हम लोग वहां से एटम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालूं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो n बराबर क्या हो गया, W अपॉन M इंटू क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर। अब सबसे पहले क्या करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है उसको मैं लेके चल रहा हूं, है ना। यहां पे फिर मैं लेके चल रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूं, और इधर मैं लेके चलूंगा फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लेके चलूंगा। समझना बात को। हमारे पास पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, 1 ग्राम गोल्ड दिया गया है, 1 ग्राम क्या है, गोल्ड है। अगर मैं मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा लूं तो n बराबर क्या मिलेगा, देखो तो W कितना दिया गया, 1 ग्राम। गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास होता है 197, कितना होता है 197 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na अपॉन क्या लिख सकते हैं, 197 लिख सकते हैं। अच्छा अगर काउंट करो तो गोल्ड कितना एटम दिया गया है, एक एटम दिया गया है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक ही एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो इतना से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 इंटू क्या होगा, तो Na अपॉन लिख सकते हैं 197। ठीक, एक का तो हमें एटम की संख्या मिल गई है। दूसरा जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ये दिया गया है 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम। तो अगर मैं इसका n निकालूं, कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन, अच्छा n क्या निकाल रहे हैं बेटा, तो n निकाल रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना हो जाता है, तो 23 हो जाएगा, इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज तो Na अपॉन क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। अब फिर से देखो तो सोडियम के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, तो एक ही एटम दिखाई दे रहा है, तो सिंपल एक एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर बाई हो जाएगा 93, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो फिर से वैल्यू कितना मिलेगा, Na अपॉन 93 मिलेगा, ठीक ना। उसी तरीके से लिथियम वाला निकाल लेते हैं। तो अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो दिया गया है 1 ग्राम लिथियम। तो लिथियम के लिए अगर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो तो 1 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, और एटॉमिक मास कितना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर हो गया Na, दैट इज Na अपॉन क्या मिल जाएगा 7, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है। अब लिथियम का जो मॉलिक्यूल था इसमें कितना एटम दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक एटम, तो एक एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर बाई 7, वैल्यू क्या होगा, तो Na बाई 7 होगा ना। उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर डी को फाइंड आउट करते हैं, आपके पास दिया गया 1 ग्राम क्लोरीन। अब इसका मॉलिक्यूल से निकालें तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन कितना 71, इंटू हो जाएगा Na इज इक्वल टू, तो Na अपॉन क्या लिख सकते हैं 71। अब जरा देखना इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम दिख रहे हैं, 2 एटम दिख रहे हैं, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, तो Na अपॉन हो जाएंगे 71, यानी कि 2Na अपॉन क्या होगा 71 होगा। इसको कट करेंगे आएगा 35.5। ठीक, अब इसमें से हमें यह पता करना है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट एटम बन रहा है। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है। तो 197, 93 और 7 और 35.5, ये वाला आपके पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है, ये वाला क्या है, लार्जेस्ट है, यानी कि ये वाला एटम जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में
आ गई होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन। किसमें? ब्रोमीन में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना? 35 है। जरा चेक करें। तो ब्रोमीन आपके पास दिया गया है एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर कितना है? 80 है। हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बेटा? तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और फिर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर सिस्टम न्यूट्रल है, सिस्टम कैसा है? न्यूट्रल है, तो वैसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, है ना। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माइनस क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब जरा चेक करो। तो एटॉमिक नंबर कितना? 35, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 35 होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 35 होगा। नाउ अगेन आगे देखें तो एटॉमिक मास कितना? 80 और एटॉमिक नंबर कितना? 35। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 45। यानी प्रोटॉन की संख्या हो गई हमारे पास 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 35 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 45। यानी करेक्ट आंसर कौन सा निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्लियर बात है? चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं यहीं पर फटाक से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। तो अगला क्वेश्चन है What will be the wavelength of ball of mass 0.1 kg moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमें निकालना है वेवलेंथ, ये कितना होगा ये पता करना है। और मास कितना दिया गया है? तो 0.1 kg दिया गया है। और वेलोसिटी कितना है बेटा? तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ठीक ना। तो डी ब्रोगलीज क्या बोलता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, यही कहता है। तो लैम्डा एच कितना है देखो, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। मास कितना है हमारे पास? तो 0.1 और वेलोसिटी कितना है? 10 है। अगर आप इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो ये जीरो खत्म, यानी करेक्ट आंसर होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर हो जाएगा। जरा ऑप्शन चेक करें। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस छूटा हुआ है आपके पास ना, हमने टाइपिंग थोड़ा से मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। तो ऑप्शन चेक करो जरा कौन सा है। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्लियर बात है? चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं यहीं पर फटाक से। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which appear in the visible region of electromagnetic spectrum। सबसे पहले देखो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम सुने हैं, तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के सीरीज बनते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, इस तरीके से होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं देखो। तो ये फर्स्ट लाइन में दिख रहा हूं, ये हो गया आपके पास, कुछ लाइन में ले लेता हूं यहाँ पे 3 4 5 6 और ऊपर मैं कर देता हूं 7। ठीक है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है और n इक्वल टू 7 है। ठीक, अगर मान लो कोई ट्रांजिशन 7 से हो और 1 पे जाके रुके, या 6 से हो 1 पे जाके रुके, या फिर 5 से हो 1 पे जाके रुके, 4 से हो 1 पे जाके रुके, 3 से हो 1 पे जाके रुके, 2 से हो 1 पे जाके रुके, यानी ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन उसका ग्राउंड स्टेट अगर 1 होता है तो वैसे सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज काम करता है अल्ट्रा वायलेट वाले रीजन पे। किस रीजन पर? अल्ट्रा वायलेट वाले रीजन पर। ठीक ना। अगर मान लो ट्रांजिशन 7 से होता हो और ग्राउंड आपको 2 मिल जाए, मतलब 6 से हो 2 तक रुके, 5 से हो 2 तक रुके, 4 से हो 2 तक रुके, 3 से हो 2 तक रुके,
तो अगर ग्राउंड स्टेट 2 मिलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज वर्क करता है आपके पास विजिबल रीजन पर। किस रीजन पर? विजिबल रीजन पर, है ना, विजिबल रीजन पर। अगर मान लो ट्रांजिशन 7 से हो लेकिन ग्राउंड इसका 3 मिले, क्या मिले? 3 मिले, चाहे वो 7 से 3 हो, चाहे वो 6 से 3 हो, चाहे वो 5 से 3 हो, चाहे वो 4 से 3 हो, तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज। और ये काम करता है इंफ्रारेड वाले रीजन पर। किस रीजन पर? इंफ्रारेड वाले रीजन पर। अगर मान लो ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन 4 तक ग्राउंड रहे, इसका 4 तक ग्राउंड रहे, तो इसको कहते हैं लोग ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और ये भी वर्क करता है किस रीजन पर? तो इंफ्रारेड वाले रीजन पर। तो लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया, ठीक ना। अगर ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन इसका ग्राउंड आपका कहां पे रहे? 5 पर रहे, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज। और ये भी काम करता है इंफ्रारेड वाले रीजन पर, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसे लाइंस है जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के दौरान में बन जाते हैं, ठीक ना। लाइमर सीरीज काम करता है अल्ट्रावायलेट पे, बाल्मर काम करता है विजिबल पे, पास्चन काम करता है इंफ्रारेड पे, ब्रैकेट काम करता है इंफ्रारेड पे, और पी फंड भी काम करता है इंफ्रारेड पे काम करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन। तो देखो जरा, विजिबल रीजन पे कौन काम करता है? तो बाल्मर सीरीज काम करता है। ऑप्शन में चेक करो बाल्मर सीरीज कहां है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता है। तो आपको पता है क्वांटम नंबर की टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं लिख देता हूं यहां पे। एक होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है हमारे पास फोर्थ नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक ना। और क्वांटम नंबर क्या होता है? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर चलते हैं, जिसमें 4 प्रिंसिपल होता है, एजीमुथल होता है, मैग्नेटिक होता है और स्पिन होता है, जिनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। हर किसी का अपना अपना रोल होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से दिखाते हैं, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक को m से और स्पिन को s से दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ये साइज के बारे में बताता है या फिर एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बताता है कि भाई किस सेल का एनर्जी है। नाउ ये क्या बताता है? तो शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, या फिर आप सबसेल के जगह पे ऑर्बिटल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। एम किसको बताता है? तो सर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। नाउ अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस किसके बारे में बताता है? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। इसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक ना। तो अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है। तो शेप के बारे में कौन बताता है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये शेप ऑफ सबसेल या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि एस सबसेल का स्फेरिकल शेप होता है, पी का डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है, और एफ का कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेंगे यहीं पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, एक एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? 2n² होता है। और मैक्सिमम ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्बिटल्स विथ
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने का तरीका होता है n का स्क्वायर। तो अगर मान लो n का वैल्यू मैं 3 लेके चलता हूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9। यानी बस करना इतना है ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में आधा कर देंगे, जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 था तो ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 9, ठीक आधा। अगर मान लो यहीं पर अगर सपोज कर लो n की वैल्यू 4 हो जाती है, क्या हो जाती, 4 हो जाती, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालते 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाता, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो आप मैक्सिमम ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स निकालने का एक तो तरीका है कि आप n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और दूसरा तरीका है कि जितना इलेक्ट्रॉन था ना उसी का ठीक हाफ कर देना है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 आपका टोटल ऑर्बिटल्स मिल जाएगा। क्लियर बात है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। क्लियर बात है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। यहां पे आपके पास CH4 लिखा हुआ है, ठीक ना, दिस इज CH4। CH4 इन चारों में से किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो कर रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले समझ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मतलब इसके स्टेटमेंट में ही ढूंढने की कोशिश करो, सॉरी इसके टर्म में ही ढूंढने की कोशिश करो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आखिर है क्या। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम सेम, या फिर आप इसको इक्वल कह लें। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल, मेंटल पार्टिकल मतलब ऐसे स्पीसीज के बारे में यहां पे पता करना है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 के बराबर होता है। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितना है, पता कर लेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हाइड्रोजन टोटल कितना है, 4, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो एक ही होता है। तो एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 4 दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा चेक करो कि इन चारों में से 10 इलेक्ट्रॉन किस स्पीसीज के पास मौजूद है। तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 होगा। नियोन के पास एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी 10 इलेक्ट्रॉन आपका CH4 के पास था और 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के पास दिखा, मतलब CH4 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो नियोन ऑप्शन आपका C करेक्ट है। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो तो जरा। अगला क्वेश्चन सिंपल कह रहा है आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको मैं एक बात बता रखा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है, ठीक। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है, इसको एक और नाम देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक और नाम देते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक प्रकार का एनर्जी है। जब कोई आप इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऐड कराएंगे ना, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when addition of extra electron
extra electron in the outermost cell of isolated gaseous atom, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के दौरान जो एनर्जी रिलीज करती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, ठीक ना। एक तो ये बात होगी। दूसरा चीज ये है कि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की जब कॉन्सेप्ट आती है ना तो करस्पॉन्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। आप खुद भी सोच सकते हैं ना कि अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान हैं, अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो भाई उससे डिटैच होना पसंद नहीं करेंगे आप, है कि नहीं। या फिर उसके जगह पे कोई और आ जाए ये भी आप पसंद नहीं करेंगे। अरे बात समझ रहे हैं ना। तो जब भी आप स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके होते हैं तो वहां से किसी भी चीज को बाहर निकालना और किसी भी चीज को अंदर लेकर के आना, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं कि अगर एटम ज्यादा स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना भी मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हाफ फील्ड और फुल फील्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और बात होती है कि जो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट होते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड नंबर 2 से काफी ज्यादा होता है। कारण है कि पीरियड नंबर 2 की एलिमेंट की साइज बहुत छोटी होती है। साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लें तो हमारे पास क्या क्या दिया है देखो, तो एक है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये है आपके पास क्लोरीन। आप साफ साफ देख सकते हो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और नीचे वाला थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकेंड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन, यानी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। इनमें से देखो, इनमें से एक मैग्नीशियम +2 है बेटा और एक एल्युमिनियम +3 है, ठीक ना। अब हमारे पास टोटल 4 स्पीसीज है, एक है Mg, एक है Mg+2, एक है एल्युमिनियम और एक है एल्युमिनियम +3। अब आपसे कह रहे हैं कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, इसके बारे में आपको पेयर बतानी है ना। तो मैग्नीशियम, अच्छा एक चीज आपको मैं बता रखा हूं पहले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट में जो आपको ध्यान देना है कि सर न्यूट्रल वाला, आप इसको पूरा लिख लें। कॉन्सेप्ट में आपको यह ध्यान देना है इस पर कि नेगेटिव आयंस ये सबसे बड़ा साइज का होता है, उसके बाद होता है न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल चार्ज, और उसके बाद होता है पॉजिटिव आयन। मतलब नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके के ऑर्डर अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखें न्यूट्रल स्पीसीज में, एक तरफ न्यूट्रल ले लो और एक तरफ ले लो आप कैटायनिक, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो न्यूट्रल में कौन कौन है, एक है मैग्नीशियम और एक है एल्युमिनियम। और कैटायनिक कौन सा है, तो सर एक है मैग्नीशियम +2 और एक है आपके पास एल्युमिनियम +3। तो जाहिर से बात है कि न्यूट्रल वाला साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू कैटायनिक। तो न्यूट्रल वाला में से कोई एक बड़ा है, जरा चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट टू राइट में आपके साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एल्युमिनियम की साइज छोटी है तो मैग्नीशियम की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे लार्जेस्ट साइज किसके पास है, तो मैग्नीशियम के पास है। अब कैटायनिक वाला में देखिए, चेक करें तो कैटायनिक में +3, जितना ज्यादा कैटायन साइज में उतना ही छोटा बनेगा, है ना। तो +2 और एक है +3, ज्यादा कैटायनिक पार्ट ये वाला है, मतलब ये सबसे छोटा होगा। दिस इज अ स्मॉलेस्ट, ये होगा आपके पास स्मॉलेस्ट।
और ये होगा आपके पास लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट साइज हो गया मैग्नीशियम का और स्मॉलेस्ट साइज हो गया आपके पास एल्युमिनियम +3 का। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है, तो एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल, दिस इज NS1 से लेकर के 2 तक। अगर हम लोग पी ब्लॉक का बात करें तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो NS2 और NP1 से लेकर के 6 तक। अगर डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, N-1D 1 से लेकर के 10 तक और NS1 से लेकर के 2 तक। और एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होता है, N-2F 1 से लेकर के 14 तक और N-1D 0 से लेकर के 1 तक और फिर क्या होता है, तो NS2 होता है। तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लें, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्मॉल डाइपोल लेंथ called dipole moment। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां से ये है माइनस क्यू चार्ज। अब दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना है आपके पास, 2L है। तो क्या कहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज म्यू, कि किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अब चूंकि मैग्नीट्यूड है तो प्लस और माइनस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है विच डिनोटेड बाय कट टेल एरो। इसको हम लोग कट टेल एरो से दिखाते हैं ऐसे, ये एरो हो गया और टेल पार्ट कटा होता है, ठीक। डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कट टेल एरो का जो डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास BeCl2 का ये कितना होता है। तो सेंट्रल आइटम कौन सा है आपके पास, बेरिलियम, इधर हो गया क्लोरीन और इधर भी हो गया क्लोरीन। अब डाइपोल मोमेंट देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से क्या है, ज्यादा। तो कट टेल एरो में टेल पार्ट बेरिलियम की तरफ और हेड पार्ट किधर होगा, तो क्लोरीन की तरफ ना। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे क्लोरीन की बात करें तो टेल वाला पार्ट बेरिलियम की तरफ और हेड वाला पार्ट क्लोरीन की तरफ। अब देखो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ये डायरेक्शन इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। तो अगर आप ऑप्शन में देखें कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आपका डाइपोल मोमेंट 0 है।
यानी कि BeCl2 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आई थिंक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्लियर बात है? चलिए अब अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। आपको पता है कि दो ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है निकालने का। ठीक, एक और तरीका है बाय मॉड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बात करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका डायग्राम तो मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा, बस सिर्फ एक ट्रेंड में बता रहा हूं। तो इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s एंटीबॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग। नाउ सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px एंटीबॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटीबॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटीबॉन्डिंग। अब 16 इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करें, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और 16। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, दिस इज अ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो तो 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 4 2 6, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 बटा 2 वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। यानी कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देख लें, क्वेश्चन कह रहा है द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा ये आपको पता करना है, ठीक ना। तो शेप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले निकालो, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक प्लस एनायन माइनस केटायन बाई 2। अच्छा भी क्या है यहाँ पे, तो भी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, हमेशा सेंट्रल एटम को कंसीडर करना है। किसका कंसीडर करेंगे, सेंट्रल एटम को कंसीडर करेंगे। ठीक, अगर इसकी वैल्यू आपकी 2 आती है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, ज्योमेट्री होगा आपके पास लीनियर, कैसा होगा, लीनियर होगा। ये कुछ टर्म को याद रखना हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ताकि आप शेप तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर 3 आती है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। प्लेनर ऐसा दिखता है, और ट्राइगोनल कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। अगर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, बोलेंगे टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा दिखेगा टेट्राहेड्रल। नाउ अगर 5 होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये ट्राइंगल हो गया, इसमें पिरामिड लगा दिया ऐसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। नाउ अगर मान लो 6 होता है, तो बोलते हैं sp3d2, इसका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। कैसे दिखाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाना ज्योमेट्री के लिए, पहले स्क्वायर बना लेंगे और पिरामिडल के लिए ऐसे लगा देंगे, जिससे स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं हम लोग। और अगर 7 आता है तो इसके लिए हम टर्म बोलते हैं sp3d3, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
ठीक है, इसका शेप कैसा दिखाओगे, पहले पेंटागन बना लेंगे एक, जैसे पेंटागन, और इसमें एक पिरामिडल वाला टाइप लगा देंगे, दिस इज अ पिरामिड, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अगर ये चीज अगर आपको माइंड में बैठ गया ना, तो आप कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन कभी भी निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल गया तो आप शेप भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वाटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वाटर के बारे में बात करें, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी संख्या मॉलिक्यूल्स के अंदर कम है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन कितना है, एक ही है ना, तो ऑक्सीजन 1 है, यानी कि नंबर हाइड्रोजन से कम है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, सेंट्रल एटम भी कैसा बिहेव कर रहा है। अब सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, मोनोएटॉमिक कितना है आपके पास 2, हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक होता है, एनायन है नहीं, कैटायन है नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करो, फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक प्लस एनायन माइनस कैटायन बाई 2, यानी 6 + 2 + 0 - 0, यानी 6 + 2 + 0 - 0 बाई क्या होगा 2, यानी 8/2 वैल्यू कितना आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा sp3। अब अगर sp3 हो गया तो जनरल ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसा बना लेंगे, टेट्राहेड्रल, पहले टेट्राहेड्रल, तो ऑप्शन रखो बीच में और टेट्राहेड्रल ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब हाइट कितना बॉन्ड कंप्लीट करना है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, लेकिन आपके पास टोटल कितना बॉन्ड अवेलेबल है, 2 ही, हाइड्रोजन वाला, तो किसी 2 के साथ हाइड्रोजन दे दो, जो बच गया वहां पर क्या होगा, लोन पेयर। अब इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, जब रिपल्शन होगा तो लोन पेयर अगर आप हटा करके देखोगे तो ये शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हम लोग भी शेप बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंट। तो वाटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, बेंट होता है या फिर भी शेप्ड होता है। जरा चेक करो इन चारों में से बेंट कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी पर बेंट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन जस्ट बताया कि निकालना कैसे है, ठीक ना। अब अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CH4 में देखें हम लोग, तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो, कितना होता है 4, मोनोएटॉमिक कितना है, 4 हाइड्रोजन है, मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन होता है, एनायन कितना है 0, कैटायन कितना है 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक प्लस एनायन माइनस कैटायन बाई 2, दैट इज 4 + 4 + 0 - 0/2, यानी 8/2, वैल्यू आया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो जनरल ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसे बनाएंगे, कार्बन बीच में रख दो और टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर दो ऐसे, अब सब जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो sp3 जरा चेक करो कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इसको दिखाते हैं ऐसे, डेल्टा FH0, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना। क्या होता है, देखो, द हीट चेंज takes place for the formation of 1 mole of substance, 1 mole of substance from their constituent element at 25 degrees Celsius and 1 bar pressure,
कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अच्छा सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक ना। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं ना जिसके लिए हम लोग जीरो मान के चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत सारे एलिमेंट के लिए जीरो होता है, जैसे डेल्टा एफ एच नॉट, एच प्लस की बात कर लोगे ये जीरो हो जाता है। डेल्टा एफ एच नॉट ब्रोमीन लिक्विड के लिए बात कर लेंगे ये जीरो हो जाता है। डेल्टा एफ एच नॉट सल्फर, रोम्बिक सल्फर अगर लेते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत सारे एलिमेंट के लिए कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होती है, जीरो वैल्यू सेलेक्ट होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज व्हाट, है ना। कौन सा कंडीशन बोल रहा है बेटा, आइसोथर्मल कंडीशन बोल रहा है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन में अगर आप टर्म को देखें तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आइसो और दूसरा है हमारे पास थर्मल, ठीक ना। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग जहां पे इक्वल टेम्परेचर होगा, आप इसको इक्वल टेम्परेचर कहें या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर बोले, क्या बोले, कांस्टेंट टेम्परेचर बोले, बात बराबर है, ठीक। अगर मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसकी टेम्परेचर T1 है और एक सिस्टम है जिसकी टेम्परेचर T2 है, तो अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल T1 किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर इक्वल रखनी है तो दोनों सिस्टम की टेम्परेचर क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर चेंज इन टेम्परेचर देखें T2 माइनस T1 तो वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी आइसोथर्मल कंडीशन पर हमेशा आपका चेंज इन टेम्परेचर कितने के बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहां से, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl गैस, ये रिएक्ट करके Cl2 गैस बना दिया है। द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर रिस्पेक्टिवली, देखो डेल्टा S जो होता है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Hg। अब डेल्टा S क्या है, दिस इज एंट्रोपी चेंज, ये क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है। और डेल्टा Ng का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ओनली फॉर गैस, P का मतलब प्रोडक्ट हो गया, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ओनली फॉर गैस, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं डेल्टा Ng इस पे कितना है, तो डेल्टा Ng जो होगा प्रोडक्ट का मोल कितना है, 1, और रिएक्टेंट का मोल कितना है, 2, तो 1 माइनस 2 वैल्यू कितना मिलेगा, -1। यानी डेल्टा Ng का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डेल्टा S का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बात है। और डेल्टा H की बात अगर करते हैं तो डेल्टा H कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको भी जरा चेक कर लें, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप क्लोरीन के लिए देखें तो आप 1 लेके चले, इसको आप 2 लेके चले, तो यहां भी ले सकते हैं 1 माइनस 2 वैल्यू कितना आएगा, -1। मतलब डेल्टा H का भी वैल्यू कितना होगा, तो नेगेटिव ही होगा। तो इसमें भी आप नेगेटिव सोच सकते हैं और एंट्रोपी में भी आप क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा है कि द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज व्हाट। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है इसको समझ लो आप। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस which takes place automatically, मतलब एक ऐसे प्रोसेस होंगे जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करेंगे, इसमें बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक बाल्टी पानी लिए और आप पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ से आप पानी को गिराए तो पानी हर हाल में किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा।
ठीक। या फिर आप पेपर को उठाते हैं और आप उसको बर्न कर देते हैं, तो जब आप बर्न करें तो लगातार वो जलता चला जाएगा, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर में आ जाता है। एक्चुअली कहते हैं कि एक तो ऑटोमेटिक तरीके से काम करे, या फिर एक मर्तबा आप उसको इनिशिएट कर दो तो वो चलता चला जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारे पास डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 मानते हैं, ताकि डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव ले सकते हैं, और डेल्टा जी जो होता है ये 0 से कम होता है, इसको बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसको। और फ्री गिब्स एनर्जी अगर 0 से कम होता है तो इस कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, डेल्टा जी लेस देन 0 आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल्टा जी इज लेस देन 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द रिलेशन H इज इक्वल टू U प्लस क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि U किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो H को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, U को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। P क्या है आपके पास? दिस विल बी प्रेशर, और V क्या है आपके पास? दिस विल बी वॉल्यूम। तो हमारे पास U किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि CaCO3 रिएक्शन कंप्लीट करके बनाया CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द एबव रिएक्शन। सबसे पहले एक काम करो, Kc क्या होता है? Kc को कहते हैं बाबू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। Kc क्या होता है? Kc इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर स्टिचियोमेट्रिक। और एक बात याद रखना, इस वाले केस में सॉलिड और लिक्विड अगर कोई कंपोनेंट होता है तो वैसे केस में हमेशा यूनिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? यूनिटी माना जाता है। यानी सिर्फ ये वैलिड है गैस के केस में। किस केस में? गैस और एक्वस सॉल्यूशन के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में यहाँ पे हम लोग यूनिटी मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मान लो ए एक गैस है, हमारे पास है बी, ये भी आपके पास गैस है, रिएक्शन कंप्लीट किया बना CC, ये गैस है, एक है आपके पास DD, ये भी आपके पास क्या? गैस है। तो Kc बराबर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कौन है? देखो तो C का टकला C, D का टकला D बाय A का टकला A एंड B का टकला B। क्या करना है? सिंपल, ये जो स्टिचियोमेट्रिक है C के पावर में चल गया, D स्टिचियोमेट्री के पावर में चल गया, A स्टिचियोमेट्री के पावर में चल गया, B स्टिचियोमेट्री के पावर में चल गया। याद रखना, इस वाले केस में सॉलिड और लिक्विड अगर आता है तो उस केस में हम लोग यूनिटी मान के चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको जरा चेक करें। रिएक्शन बोला गया CaCO3, ये एक सॉलिड है, रिएक्ट करके बना दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड है, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास गैस है। तो Kc बराबर क्या लिखेंगे? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाय टकला स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक कहां चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट में है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट सॉलिड है, ये कंसीडर नहीं होगा, मतलब 1 मान के चलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये भी सॉलिड वाला पार्ट था। देखो सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड। तो Kc में सिर्फ आपका क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड बच गया।
यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देख लें, क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर विल बी, कंजुगेट एसिड वाटर का क्या होगा। तो पहले कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का मतलब समझ लेते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, HCl प्लस H2 रिएक्शन किया तो बना दिया H3O प्लस और एक बना दिया Cl माइनस। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ब्रोनेस्टेड एसिड का और एक होता है ब्रोनेस्टेड बेस का। देखो ब्रोनेस्टेड एसिड किसको बोलते हैं, जो H प्लस आयन को डोनेट करता है रिएक्शन के दौरान, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनेस्टेड बेस। ब्रोनेस्टेड बेस, ठीक है, इसको मैं BB लिख रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं BA, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे HCl है, अपना H प्लस डोनेट किया और कहां पे पहुंच गया, Cl माइनस तक पहुंच गया। अच्छा H प्लस किसको दिया, तो इसको दिया, तो ये हो गया ब्रोनेस्टेड एसिड, और ये लिया तो ये हो गया ब्रोनेस्टेड बेस, ठीक है। और वाटर जो है आपके पास H प्लस को एक्सेप्ट करके यहां से यहां तक पहुंचा। अब एक चीज को समझना जरा, जो ब्रोनेस्टेड एसिड होता है ना, इसका जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, और ब्रोनेस्टेड बेस का जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। तो अगर आप एक चीज को देखें तो कंजुगेट एसिड में H प्लस जुड़ा था और कंजुगेट बेस में H प्लस रिमूव हुआ था। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि अगर कंजुगेट एसिड निकालना है तो वहां पे आप H प्लस को जोड़ दो, कंजुगेट एसिड निकालना है तो H प्लस को जोड़ दो, और कंजुगेट बेस निकालना है तो H प्लस को भाई रिमूव कर दो। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास Cl माइनस है, क्या है, Cl माइनस, तो अगर इसका कंजुगेट एसिड निकालना है तो आप यहाँ पे H प्लस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और इसी का अगर हमें कंजुगेट बेस निकालना है तो इसका कंजुगेट बेस नहीं बन सकता क्योंकि सर यहाँ पे H प्लस है ही नहीं, तो H प्लस रिमूव कर देंगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, और H प्लस ऐड कर देंगे तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। अब क्वेश्चन में वाटर का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया, वाटर का। तो अगर मैं वाटर का कंजुगेट एसिड लिखूं तो हमें H प्लस को ऐड करवा देना होगा, तो H प्लस ऐड होगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा। लेकिन अगर इसका मैं कंजुगेट बेस लिखूं तो H प्लस को रिमूव करा देना होगा, H प्लस को रिमूव करा देना होगा तो यानी OH माइनस हो जाएगा। तो वाटर का कंजुगेट बेस कहलाता है OH माइनस, और वाटर का कंजुगेट एसिड कहलाता है H3O प्लस। तो कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर कौन सा हो जाएगा, H3O प्लस हो जाएगा। क्लियर बात है। तो कंजुगेट एसिड में सिंपल याद रखना कि H प्लस ऐड होगा तो कंजुगेट एसिड की बात होगी, और H प्लस रिमूव कर देंगे तो कंजुगेट बेस की बात होगी। क्लियर है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें, कह रहे हैं कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच ऑफ द 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। एक चीज छोटा सा पॉइंट पहले समझ लो इस क्वेश्चन को करने से पहले, है ना। अगर मान लेते हैं एसिड कॉन्सेंट्रेशन, एक मैं रेफरेंस मान लेता हूं 10⁻⁻⁶ मोलर। अब इसमें तीन चीजें हैं। अगर मान लो एसिड से निकला हुआ H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁶ से कम होता है, तो वैसे केस में यूज वाटर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, वाटर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आल्सो। लेकिन अगर मान लेते हैं, अच्छा यही नहीं, अगर इसके बराबर भी होगा ना, 10⁻⁻⁶ मोलर के बराबर भी होगा तो भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन का जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, वो भी कंसीडर करेंगे, और वो कितना लेके चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में 1 × 10⁻⁷ मोलर लेके चलते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ मोलर से बड़ा होता है तो वैसे केस में हम लोग नॉट यूज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज 1 × 10⁻⁷ मोलर, इसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक ना।
अब क्वेश्चन में हमारे पास जो बोल रहा है कि 0.0001 मोलर HCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 1 × 10⁻⁻4 HCl मोलर है। अब क्या करो कि HCl का पहले रिएक्शन लिखो, किस फॉर्म में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। नाउ टाइम इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 × 10⁻⁻4 मोलर था तो स्टार्टिंग में 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। अब टाइम t पे, अब चूंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट 0 हो जाएगा और ये पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, कि रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अगर आप देखें तो जो H प्लस आया वो क्या आया, तो 1 × 10⁻⁻4 मोलर आ गया। अब 1 × 10⁻⁻4 मोलर जो है वो 10⁻6 से बड़ा वैल्यू है। आपको पता है कि 10 के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है। तो 10⁻4 और 10⁻6 ये वाला वैल्यू क्या है, आपका बड़ा है। तो इस केस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आपको कंसीडर नहीं करना। और डायरेक्ट पीएच निकालेंगे तो पीएच बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, यही होता है। तो नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस कितना है बेटा, तो 1 × 10⁻⁻4, 1 × 10⁻⁻4, तो क्या होगा, माइनस लॉग 10⁻4 ऐसा लिख सकते हैं। अब माइनस 10⁻4 -4 आगे आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव log 1 माइनस माइनस प्लस 4 log बेस 10। नाउ नेगेटिव log 1 प्लस 4 log 10 का वैल्यू कितना 1 और माइनस log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 यानी पीएच कितना मिल जाएगा आपके पास 4 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 से छोटा होता ना तो इसको भी साथ में कंसीडर करते 10⁻6 का। तब कैसे निकालते, तो 10⁻6 मोलर और 10⁻7 मोलर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ करके उसके बाद पीएचओ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी पीएच कितना होगा आपके पास 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन को ऐड करना है रिएक्शन के दौरान, तो आपको चेक करना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करता है, तो फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड मूव कर जाएगा, किधर मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है क्या था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, प्रोडक्ट बन रहा है CH2OH और ये भी आपके पास गैस है। हम लोग क्या करें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, हाइड्रोजन किधर है, इधर है, तो हाइड्रोजन को अगर ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है आपका, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव किया यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं ये गलत है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करेगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। हमारे पास है बाबू H2SO4, इस H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये आपको पता करना है।
ठीक है, तो जिसका स्टेट निकालना होता है उसको x मान लो पहले, ठीक ना। अब स्टार्ट करो यहां से चार्ज बैलेंस करना। 2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, सल्फर को क्या मान लिए हम लोग x, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है 2 माइनस होता है। और ओवरऑल चार्ज कितना दिया गया 0 दिया गया, तो 2 + x - 8 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा, तो 8 - 2 दैट विल बी +6 हो जाएगा। +6 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता अगर मान लो एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है MnO4- और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने मैंने बोल दिया, तो जिसका निकालना है उसको क्या बना देंगे x बना देंगे, तो x हो गया प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -2, ओवरऑल चार्ज कितना -1, टकला में कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है, ऊपर में चार्ज -1, x - 8 इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या हो गया, तो +7 हो गया, यानी यहां पर मैग्नीज का स्टेट कितना है, तो +7 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर बात है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर देख लें, कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसपर्पोर्शनेशन टेंडेंसी, इनमें से कौन सा डिसपर्पोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, डिसपर्पोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब समझ लेते हैं। डिसपर्पोर्शनेशन टेंडेंसी, देखो डिसपर्पोर्शनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है ना। डिसपर्पोर्शनेशन टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कैसी टेंडेंसी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की जैसा भी काम करेगा, या फिर ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा, साथ साथ करेगा, उसको हम कहते हैं डिसपर्पोर्शनेशन टेंडेंसी, ठीक ना। अब डिसपर्पोर्शनेशन रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं, और दूसरी तरफ मैं देखूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और मिनिमम कितना ले सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, और लेने के बाद ये -1 हो जाएगा। तो मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है +7 होता है। जो मिनिमम वाले होते हैं उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, जिससे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मैक्सिमम होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। अब +7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और -1 रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। जो इनके बीच वाला स्टेट होंगे ना, जैसे अगर मैं मान लेता हूं -2 हो गया, सॉरी -2 की बात कर दिया मैं, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, तो ये सब जो स्टेट है आपका वो +7 और -1 के बीच में आते हैं। तो ये जो स्टेट होगी वो मोस्टली क्या शो करेंगे, डिसपर्पोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिसपर्पोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से सबका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नंबर निकाल लेते हैं। देखो तो क्लोरीन का निकालना है ना, तो क्लोरीन के लिए x बना दिए, ऑप्शन 1 था, 1 पे चार्ज -2, ओवरऑल -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 2, वैल्यू कितना आया +1 आया। और +1 किस कैटेगरी में है, -1 और +7 के बीच में, मतलब ये तो डिसपर्पोर्शनेशन शो करेगा आपका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ClO2-, इसका अगर निकालूं तो क्लोरीन का हो गया x, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, 1 पे चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज -1, तो x - 4 इक्वल टू हो गया -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। तो +3 पे देखो तो -1 +7 के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी आपका डिसपर्पोर्शनेशन शो कर जाएगा। अगर मैं क्लोरीन ClO3- की बात करता हूं, तो इसमें अगर आप क्लोरीन का नोटिस करें, ऑक्सीडेशन नंबर
तो X प्लस 3 ऑक्सीजन, एक में चार्ज -2, ओवरऑल -1 ऊपर में है। तो x -6 इक्वल टू -1, तो x बराबर कितना होगा, तो +5 होगा। तो +5 भी -1 और +7 के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर जाएगा। और अगर हम लोग ClO4 माइनस का देखें, तो x प्लस 4 -2 इज इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, तो x बराबर कितना है, +7 है। तो +7 स्टेट है और +7 में क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी कभी भी शो नहीं करेगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से बाबू डिस्प्रपोर्शनेशन को चेक करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? कंपाउंड क्या है? CH3 CCH3 CH3 एंड Cl। तो IUPAC लिखने का तरीका आपने सुना होगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 और ये हो गया 3। इधर से करेंगे तो 1 2 और 3। अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है दोनों तरफ। नीचे से चलते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो कोई सा भी ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब लिखेंगे कैसे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? 1 इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन चेक करो कौन सा है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में टोटल सिग्मा और पाई कितना होता है? तो हम लोग को पता है कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। और मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है, बाकी सब जो बच गया वो क्या होते हैं? पाई होते हैं, ठीक ना। अब बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। बेंजीन कैसा होता है? हाइड्रोजन हर कार्बन पे होते हैं। ये आपके पास बेंजीन। अब जब सिग्मा और पाई काउंट करो तो जितना सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा। एक सिंगल, 2 3 4 5 6, मतलब ये सिग्मा है, सिग्मा 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 और सिग्मा, 5 सिग्मा हो गया CH वाला। फिर यहाँ पे देखो ये भी सिंगल है, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। और डबल बॉन्ड वाला में से देखो तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, यानी इस वाले केस में एक सिग्मा एक पाई, इस वाले केस में एक सिग्मा और एक पाई, इस वाले केस में एक सिग्मा और एक पाई। मतलब टोटल सिग्मा अगर काउंट करते हैं तो 6 CH वाला हो गया, 6 रिंग पर हो गया, यानी टोटल सिग्मा कितना हो गया? 12। और टोटल पाई कितना हो गया? 1 2 3, यानी 12 सिग्मा और कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखें, कह रहे हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है। दिस इज अ H2C डबल बॉन्ड, यही है। अब अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो एक तरीका था, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, लेकिन यहां पे एक और तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये जो तरीका काम करेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम करता है। किसमें काम करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम करता है। कैसे निकालते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp माना जाता है। अगर 3 होगी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और अगर 4 होगी तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो sp3 होगा। अब जरा चेक करो इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। तो इसमें देखो तो एक सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा और एक इसमें क्या है? पाई है। मतलब टोटल सिग्मा कितना हो गया? 3।
लोन पेयर कितना दिख रहा है? तो 0 दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लोन पेयर एक भी नहीं हुआ। तो 3 और 0 कितना हो गया? 3, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो sp2 होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं यहीं पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं करेगा? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आखिर क्या होता है। तो कुछ भी चीज याद करने वाला नहीं है, बस इसको समझते चलोगे आपका काम निकल जाएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल में भी हमारे पास दो टर्म है, एक है हमारे पास न्यूक्लियो और एक है हमारे पास फिलिक। देखो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और फिलिक का मतलब होता है टू लव। फिलिक का मतलब क्या होता है? टू लव। अब जरा सोचो कि टू लव किससे? पॉजिटिव चार्ज। तो जरा सोचो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज से वो प्यार करेगा जो खुद नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब वैसे स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर स्पीसीज हो, ये किससे प्यार करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज से लव करेगा। किससे प्यार करेगा? पॉजिटिव चार्ज से लव करेगा। तो एक्चुअली इनमें से आपको ये चेक करना है कि किसके पास नेगेटिव चार्ज है और किसके पास लोन पेयर है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है ना? जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जुड़ सकता है। देखो जरा, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल है आपका। फिर क्लोरीन के पास प्लस चार्ज आ गया, नहीं, प्लस चार्ज जो होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्योंकि दो टर्म होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल भी मैं आपको समझा रहा हूं बगल में। इलेक्ट्रोफाइल में एक टर्म है आपका इलेक्ट्रो का और दूसरा टर्म है आपके पास फिलिक का। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब हो गया टू लव। जरा सोचो, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से कौन प्यार करता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वैसी स्पीसीज जो खुद पॉजिटिव हो और नेगेटिव चार्ज से जुड़ना चाहे उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और वैसी स्पीसीज जो खुद नेगेटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Cl माइनस ये क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल। वाटर के पास ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ये भी कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। तो मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल का पार्ट नहीं है? तो क्लोरीन आपका न्यूक्लियोफाइल का पार्ट नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, ये क्या शो कर रहा है? जैसे CH3, CH2, OCH2 एंड CH3। ठीक है, एंड दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास वो है CH3O, CH2, CH2 एंड CH3, ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच में किस टाइप का आइसोमेरिज्म बन रहा है। देखो एक टर्म होता है मेटामेरिज्म। क्या होता है? मेटामेरिज्म। हमेशा याद रखना कि वैसी स्पीसीज जो पॉलीवैलेंट टाइप के होते हैं, पॉलीवैलेंट टाइप के होते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आप उसको आप कह सकते हैं, उसमें दो अलग अलग तरफ से बॉन्डिंग होगी। जैसे इधर भी बॉन्डिंग हो सकता है, इधर भी बॉन्डिंग हो सकता है, या दो से ज्यादा भी बॉन्डिंग हो सकता है, ऐसा तीन तरफ से बॉन्डिंग होगी। तो वैसी स्पीसीज जो पॉलीवैलेंट टाइप का होता है वो बेसिकली मेटामेरिज्म शो करता है। तो अगर आप ऑक्सीजन में यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ से अलग अलग अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है ना? तो इधर भी ये ऑक्सीजन पॉलीवैलेंट के जैसा काम कर रहा है, तभी ना दोनों तरफ से बॉन्डिंग जुड़ रहा है। इसमें भी वही सेम चीज है, इधर भी बॉन्डिंग है उधर भी बॉन्डिंग है। तो वैसा वाला केस जो होता है वो हमेशा कहां पे देखने को मिलता है? तो मेटामर्स में देखने को मिलता है। कहां पर? मेटामर्स। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा भी ले लेता हूं, एक एग्जांपल और उठा लिया, जैसे CH3 हो गया, NH हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। एक मैं उठा लू ऐसा CH3, CH2, NH, CH2 एंड CH3, में इसकी बात कर लिया। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला है, तो ये दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब पॉलीवैलेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ये। तो पॉलीवैलेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? तो मेटामेरिज्म आपका शो करता है। मतलब इधर से भी लेफ्ट साइड से भी बॉन्डिंग करेगा, राइट साइड से भी बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लें,
कह रहे कि द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ठीक, मतलब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप नहीं है, मतलब माइनस आई इफेक्ट कौन सा नहीं है, माइनस आई इफेक्ट कौन सा नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड आपको याद होगा, माइनस आई का ट्रेंड क्या होता है, ना फरहीन, ना फरहीन, ना रिया, ना हीरा, ना ओमपुरी के पास साइनाइड एसिड है, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, एस्टर है, और दारू, अल्काइन, फिनाइल, अल्कीन सब रखा है। ठीक है, तो अगर आप चेक करें तो ये सब आपके माइनस आई के ट्रेंड होते हैं। तो देखो तो ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। हैलोजन, देखो ये वाला हैलोजन है आपका, दिस इज अ माइनस आई, ये भी माइनस आई है। सीएन, ये भी क्या है, माइनस आई है। लेकिन ये जो आर है, दिस इज अ प्लस आई है। ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली कौन सा है, आर है। बाकी तीनों जो है आपके पास माइनस आई इफेक्ट के जैसा काम कर रहा है। क्लियर बात है ना, यानी माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने का काम करता है और प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ लें तो हमारे पास क्वेश्चन है 35। क्या क्वेश्चन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं HBr के साथ। तो देखो ये एल्कीन जो है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अगर HBr होता है तो कौन सा रूल काम करता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल काम करता है। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ Br माइनस attacks on those carbon of carbon double bond having less number of hydrogen called Marconi-Cox rule। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट आयन उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन सबसे कम हो। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ एल्कीन वाला पार्ट होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एल्कीन का पार्ट है, आप देख सकते हो, है ना। तो अब हाइड्रोजन के पास प्लस है और Br के पास क्या माइनस है। तो माइनस किस कार्बन पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, इसके पास कम है ना, तब जाके प्रोडक्ट क्या बना देगा, तो CH3CHBr एंड CH3। लेकिन अगर मान लेते हैं HBr के साथ यहां पे पेरोक्साइड लिखा होता है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में क्या होगा, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब Br माइनस उस कार्बन पे फिर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होती है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट होना चाहिए। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सिर्फ उसी से लेना देना है। ठीक है ना। तो अगर पेरोक्साइड लिखा होगा तो Br माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 और फिर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, या खर्रास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, इसका नाम काउंट कर लो। तो सेकंड पोजीशन पे Br है तो बोलेंगे 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है।
चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। इथाइन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। इथाइन में हमें वाटर को ऐड करना है। वाटर में ऐसे ले लेता हूं HOH, किसके प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, और एक लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक, और टेम्परेचर कितना लेके चलना है, 33 केल्विन लेके चलना है, 333 केल्विन लेके चलना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, तो आप क्या करो ना, हाइड्रोजन प्लस ले लो, OH पे माइनस होता है। अब एक के साथ प्लस दे दो और दूसरे के साथ क्या दे दो, माइनस दे दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हो जाएगा आपके पास OH, ऐसा हो जाएगा। नाउ एक चीज समझने वाली बात है कि OH ग्रुप ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर लेस स्टेबल। क्या होगा, लेस स्टेबल। जैसे कि ये जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए खुद को रीअरेंज करेगा। ये क्या करेगा, रीअरेंज। कैसे रीअरेंज होगा देखना जरा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, और लास्ट में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। तो रिजल्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H एंड CH3, दैट इज, इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड नाम होगा, एसिटल्डिहाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको यूज हम लोग क्लास 12 के दौरान भी करने वाले हैं, तो इस चीज को देखना ध्यान से। तो आपके पास मेन प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक होने की कुछ कुछ कंडीशन होता है बाबू। एरोमेटिक होने का सबसे पहले कंपाउंड जो है ना साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब ऑल कार्बन इन रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। तीसरा रेजोनेंस होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब कंजुगेशन सिस्टम मौजूद होना चाहिए। और चौथा ये हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स रूल किसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको काउंट करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से, जहां पर n की वैल्यू आप 0 से लेकर के आगे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो n की वैल्यू मैं 0 लेके चलता हूं, इसको मैं यहां पे पुट किया, तो क्या होगा 4 × 0+2 दैट विल बी कितना, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तभी हक्कल्स रूल के अंदर माना जाएगा। n की वैल्यू अगर 1 लेके चले तो 4 × 1+2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हक्कल्स रूल में माना जाएगा। n की वैल्यू 2 लेके चले तो 4 × 2+2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पास मिलेगा कौन सा, हक्कल्स रूल के अंदर में। तो बेसिकली इस टाइप का अगर पाई इलेक्ट्रॉन कहीं दिखता है तो वो हक्कल्स रूल बोला जाता है और वो एरोमेटिक का पार्ट होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है। सबसे पहले अगर देखोगे तो कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक। दूसरा क्या है, हमारे पास प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। आप देख सकते हैं हर जगह पे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये भी sp2 है, 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 और ये भी sp2 है। मतलब ये पूरा का पूरा रिंग आपका प्लेनर है, प्लेन पे मौजूद है। तीसरा रेजोनेंस है कि नहीं, तो रेजोनेंस भी है। कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस, तो वहां पर कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो पूरे के पूरे रिंग में आपके पास रेजोनेंस है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और 2 यहाँ पर 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी हक्कल्स रूल के अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपका, तो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए।
पहला प्लेनारिटी होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग यानी रेजोनेंस होना चाहिए, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस हो गया। तीसरा क्या है कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब फॉलो कर रहा है मतलब वो एरोमेटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। CH3Cl आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन का नाम पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है? क्या है देखो तो, CH3Cl 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम Cl एंड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है? यहां से Cl उठा लो, यहां सोडियम उठा लो, यहां Cl उठा लो, ठीक है। इस CH3 को इसके साथ जोड़ दो तो बनता है CH3 साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाबू उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन आप इसको बोलते हैं। तो इनमें से देखो कौन सा उर्ज रिएक्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अच्छा, इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होगा एक जगह से दूसरे जगह। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, रेजोनेंस में भी होता है। फिर आपका हाइपर कंजुगेशन में भी होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में भी होता है, ठीक ना। तो एक और होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो वो सब में आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, रेजोनेंस में भी होता है, हाइपर कंजुगेशन में होता है, डिस्टिलेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस मॉडल सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बाबू रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक ना। अब डिहाइड्रेशन करना है, आपके पास कंपाउंड क्या है? CH3 CH2OH। हमने यूज कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर रख रहे हैं हम लोग 443 कैलोरी, ठीक है। इसको 170 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। अगर आप यहां पे करवाते हैं डिहाइड्रेशन, कैसे डिहाइड्रेशन होगा? इस वाले केस में वो बीटा एलिमिनेशन का काम देखने को मिलता है। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन से रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। देखो तो ये अल्फा हुआ और ये वाला क्या हुआ? बीटा। तो बीटा से एक हाइड्रोजन को उठाओ, इस OH के साथ लो, क्या निकल जाएगा? पानी। अब इस बॉन्ड को यहां पे लगा दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक है। तो बीटा पोजीशन से आपको H प्लस लेना है, अल्फा से OH लेना है, क्या निकल जाएगा? पानी। दिस इज डिहाइड्रेशन। और जो बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड को किसके साथ जोड़ देंगे? कार्बन कार्बन के साथ। तो आपके पास जो बनेगा दिस इज अ एल्कीन बनेगा। समझ रहे बात को ना। तो एल्कीन यानी कि C2H4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाबू इस तरीके से हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट पेपर रिलीज किया गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले लेक्चर में उसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई है
तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अलग टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।